नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जिसमें जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। जो भी बच्चे अपनी यूपीएससी एग्जाम इंग्लिश या हिंदी में देने वाले हैं, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक होते हैं एडिटोरियल न्यूज, उसके हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में मैं आपके साथ जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस टॉपिक होते हैं उनकी इन डिटेल डिस्कशन करता हूं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हम उसकी बारी बारी से डिस्कशन करते हैं डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। जो बच्चे नए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com पे जाके यूपीएससी सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप द हिंदू न्यूज़पेपर की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे लिंक पिन की है। उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कशन में शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जो भी बच्चे हैं, काफी बच्चों का कमेंट आया था तो डिस्कस कर लेते हैं। जिन भी बच्चों ने रेगुलर करंट अफेयर एनालिसिस देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको जब भी 12 बजे द हिंदू एनालिसिस का जो लेक्चर रहता है वो मंडे टू सैटरडे दोपहर के 12 से 1 बजे का रहेगा, ठीक है। तो जब कभी भी वो लाइव होगा तो उसका नोटिफिकेशन सिर्फ उन बच्चों को ही मिलेगा जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है, बाकी सभी बच्चों को मिलेगा नहीं। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो कर लीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइम 12 से 1 का रहेगा मंडे टू सैटरडे, और संडे को आफ्टरनून में 3 से 5 का टाइम रहेगा, उस टाइम पे डेली करंट अफेयर एनालिसिस आएगा। तो अपना टाइमिंग शेड्यूल में कभी चेंजेस होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तब टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखेगा। जैसे कि कभी कोई काम है या कोई डिफिकल्टी है जिसकी वजह से लाइव लेक्चर हो नहीं पाएगा या तो डेली करंट अफेयर जो टाइमिंग है उस टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो ट्राई करते हैं कि जैसे भी कंप्लीट हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है कि कब लेक्चर होगा। तो डिस्कशन करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस में। तो फिर से जीएसटी रिफॉर्म को लेके यहाँ पे बात बताई गई है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो अपनी जितनी काम की इंफॉर्मेशन है वही डिस्कशन करेंगे बारी बारी से, ताकि आपको जो पूरा यहाँ पे रिफॉर्म की जितनी भी बातें बताई गई है वो मैं आपको बता सकूं। तो ये रिफॉर्म समझने से पहले आपको समझना होगा जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम क्या है, और जीएसटी सिस्टम से पहले जो टैक्स सिस्टम था वो था वेट सिस्टम, वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम, जो यहाँ पे बताया गया है। देख लेते हैं। जो वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम है उसमें आपको पता होगा कि काफी सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि लगाने की पावर किसके पास थी, स्टेट के पास थी, ठीक है। जो जीएसटी से पहले आपको कोई पूछ ले जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स सिस्टम था, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम था, वेट सिस्टम था। अभी बात कर लेते हैं जीएसटी की। जीएसटी को हमने इंट्रोड्यूस किया 2017 में। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने में क्या फायदे दिखाए गए थे स्टेट को, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक की, यानी हम आप सब लोग। तो हम सबको ऐसा बताया गया करता था, कोई भी चीज होती है वैल्यू एडिड टैक्स में, कोई भी चीज कहीं से भी जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स एड होते हैं, ठीक है। तो उन सभी टैक्स को मर्ज कर देते। इससे फायदा क्या होगा, सिस्टम होगी वो हो जाएगी एक लाइन, लिनियर सिस्टम हो जाएगी। कैसे, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको, जैसे वेट सिस्टम में क्या था, कहीं से बनता था, फिर उसका बनने का वेट लगता था, फिर ट्रांसपोर्ट होता था तो ट्रांसपोर्टेशन वेट लगता था, फिर सर्विस टैक्स लगता था, फिर सेक्स टैक्स लगता था। तो इतनी सारे जो टैक्सेस होते वो ऐड होते जाते थे कि जिसके वजह से क्या होता था, जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें प्राइस बढ़ जाती, तो कस्टमर के लिए महंगा हो जाता था। दूसरी चीज, ये सारे जो टैक्स मैंने आपको बताया वो भरने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग से है, किसी भी चीज में है, तो उन सब का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता क्योंकि सारे टैक्स को मेंटेन करना पड़ता था। तो इन सबको मिला के हमने लाए जीएसटी,
जिसमें इनडायरेक्ट सारे टैक्स ऐड कर दिए। हाँ, हालांकि हमने टैक्स के स्लैब अलग अलग रखे हैं, ठीक है, किसी में 12%, किसी में 18%, किसी में उससे भी ज्यादा। तो ऐसे स्लैब हमने अलग अलग कर दिए। और जब ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो स्टेट को अपना जो टैक्स का अथॉरिटी है वो सेंटर को प्रोवाइड करना था। स्टेट को क्या बोला गया कि भाई इसकी वजह से, यानी जो अपना जीएसटी सिस्टम है उसको आप टारगेट लेके चलिएगा तो आप हम 40% ग्रोथ के हिसाब से ग्रो करेंगे टैक्स सिस्टम में। और यदि नहीं हो पाता है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यदि नहीं हो पाता है तो हम आपको कॉम्पेंसेशन के रूप में जितना भी डिफरेंस है, मान लो कि जो भी स्टेट होते हैं यदि वो 10% ही उनका रेवेन्यू कलेक्शन होता है जीएसटी में, ठीक है, तो जो 4% गैप रहेगा वो सेंट्रल स्टेट को प्रोवाइड करेगा। और बड़े बड़े सपने दिखाए गए, शादी से पहले जैसे दिखाए जाते हैं सब लोगों को, मजाक कर रहा हूँ, तो स्टेट को ऐसे बड़े बड़े टारगेट दिखाए गए। तो स्टेट ने अपनी जो इनडायरेक्ट टैक्स वाली सारी अथॉरिटी थी, ठीक है, जैसे अपने टोबैको और लीकर को छोड़ के बाद और बाकी सारे टैक्स की जो अथॉरिटी वो सेंटर को दे दी। यानी अभी क्या हो गया, जैसे कोई भी जीएसटी कलेक्शन होता है तो उसमें रहेगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और रहेगा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। जो भी कलेक्शन होगा वो जाएगा सेंटर के पास और सेंटर उसमें से जो स्टेट का हिस्सा है वो देंगे। तो इस वजह से जो स्टेट है, जो बार बार चर्चा करते हैं, स्टेट डिपेंड हो गए सेंटर के ऊपर। अभी हुआ क्या है, जैसे आपको पता होगा, निर्मला सीतारमन जी ने बताया जो ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन था जीएसटी का वो कम हो गया है और जो सेंटर को स्टेट को देना है वो दे नहीं पा रहे। ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी सेंटर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अभी हमसे नहीं हो पाएगा, आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो अपने से अदा करो, क्योंकि सेंटर की भी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही टर्म यहाँ पे यूज किया गया था, फोर्स मेजर, ठीक है। ये हमने जब आया था टॉपिक करंट अफेयर में तब इसकी डिस्कशन इन डिटेल की थी। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिस लेक्चर में निर्मला सीतारमन जी ने फर्स्ट टाइम पे एक्ट ऑफ गॉड बताया था, यानी कि आपको कोई भी कंडीशन हो जिसमें आपका कंट्रोल ना हो, जिस कंडीशन में, जैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन की जो कंडीशन है उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, तो जो सेंटर है उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितना रेवेन्यू कलेक्शन देना चाहिए वो दे नहीं सकती है। ये बात वहां पे की गई थी हमने इन डिटेल। तो अभी स्टेट को तो क्या हुआ, स्टेट की हालत हो गई घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी क्यों? क्योंकि सेंटर ने जो अथॉरिटी के अनुसार जो टारगेट दिया था उस हिसाब से स्टेट ने तो अपने अथॉरिटी दे दी। अभी चल रहा है कोरोना वायरस लॉकडाउन का पेंडेमिक कंडीशन, जिसमें स्टेट को अपने सारी नीड फुलफिल करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया भी गया, स्टेट फिर अपनी लोकल बॉडियां, पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, ठीक है, तो वो निभाने में वो सफल नहीं हो रहे। रीजन क्या है? रीजन है उनको जो मिलना चाहिए रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जिसके लिए वो सेंटर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड के अनुसार, ठीक है, आपने नहीं दे पाए तो ठीक है, जो भी अभी नीड है स्टेट की या लोकल गवर्नमेंट की जो सेंटर को अभी देना चाहिए इमरजेंसी कंडीशन में, वो तो नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपको जीएसटी में जो कलेक्शन देना है स्टेट को वो तो दो, वो उसका इस्तेमाल करके तो स्टेट अपना कार्य करे, क्योंकि स्टेट ने तो ये सारी अथॉरिटी सेंटर को दे दी। अभी इसमें चेंजेस सेंटर ही कर पाता है, ठीक है, स्टेट अभी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है अपने टोबैको और लिकर के जो भी टैक्स है उसके अलावा। तो अभी स्टेट के हाथ बंद गए इस सिस्टम में। तो जो अपना फेडरलिज्म वाला स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं इस जीएसटी की वजह से लूपहोल आ गए, तो उसकी बात यहाँ पे डिटेल में की गई है। और मैं आपको बात करता हूँ, जैसे ये 14% वाली बात कर लेते, तो जो सेंटर ने बोला था स्टेट को कि भाई आपके रेवेन्यू में जो भी गैप रहेगा, ठीक है, वो हम प्रोवाइड कर लेंगे एडिशनल, क्या करके, जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस डाल के 5 सालों के लिए वो आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इसके लिए भी हमने देखा कि भाई जो स्टेट है उनको बोरो करने के लिए आरबीआई में परमिशन दे दी गई, ठीक है, लेकिन स्टेट ने भी क्या बोला कि भाई जो स्टेट के ऊपर जितना इंटरेस्ट लगता है, मान लो आरबीआई से जो बोरोइंग ले उसका अभी परसेंटेज 3% रखा है, लेकिन वो 5%, 3 से 5% चलता रहता है। तो उन्होंने क्या बोला कि यदि स्टेट आरबीआई के पास से पैसा लेता है तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, इससे अच्छा है सेंटर ही आरबीआई से पैसा ले ले कम रेट पे, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे,
और स्टेट को दे दे जो जीएसटी में देना है, फिर क्या करे, जैसे ही कलेक्शन हो फिर आरबीआई को रिटर्न कर दे। ये अलग ही सिस्टम है पूरा। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की मैक्रो और माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एनसीईआरटी में या सिलेबस में, वो आपको पता होना चाहिए। मैं अभी जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ वो, लेकिन आपको समझना क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, ठीक है, ये तो ठीक है, अपने कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो भी अपनी खामियां है वो सामने आई है, तो वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या है, जैसे अभी यहाँ पे बताया गया है कि 28 साल के बाद, ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली है। तो लोकल गवर्नमेंट के कार्य करने के लिए भी उनको अच्छे से क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है टैक्स डालने के लिए। वो क्या दी गई है, एक बताया गया सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या किया गया है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट जैसे लिक्वर हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, कूलिंग गुड्स हो गया, जो इसेंशियल लिस्ट में नहीं आती, यानी रोजिंदा जो इंसान की नीड हो उसमें नहीं आती, इसके अलावा आते हैं, तो उसमें हम टैक्स लगा सकते हैं और यहाँ से जो भी अपना गैप है वो हम कवर कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे टर्म की बात की गई है, रिन्यूअल न्यूट्रल रेट, आरएनआर। इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिए। इसमें आपको समझना ये है, जैसे टर्म दी गई है कि जितना हम एग्जम्पशन करें, जितना हम टारगेट रखें, ठीक है, उतना अचीवमेंट हम कर पाए। यानी हम मान ले कि भाई रेवेन्यू कलेक्शन में हम रखे 1000 टारगेट, ठीक है, और अपना रेवेन्यू कलेक्शन आए 500, तो ये आरएनआर नहीं हुआ क्योंकि हमने 1000 रखा था और हम 500 आ रहे हैं। यानी यानी इस कंडीशन में हमारा आरएनआर होना कितना चाहिए था, 500, ठीक है, हमारा आरएनआर 500 होना चाहिए था, 500 आ रहा है तो 500 होना चाहिए था। तो ये जो गैप है, ऐसा गैप ऐसा होना चाहिए नहीं, किसमें, जो आरएनआर है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट में हम जितना हो सके उतना ही टारगेट रखें और उतना अचीव करें। जैसे मैंने कई बार बताया था ना, बजट में हम कह देते कि भाई हमारी इनकम होगी कितनी, हमारी इनकम होगी 1000, हम अपना जो इनकम रेवेन्यू है वो 1000 दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर होगा वो 800 या 700 दिखा देंगे, तो अपना जो बजट होगा वो अच्छा बजट दिखेगा। लेकिन वास्तव में जो रेवेन्यू कलेक्शन आता है वो आता है 500, ठीक है, उसकी हमने इन डिटेल डिस्कशन की है। तो ये उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए कि ये जो 14% है, ठीक है, ये अचीव नहीं कर पा रहा है सेंटर, तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि करना क्या चाहिए, हमें एक कांस्टेंट डिजिट फिक्स कर लेना चाहिए जो कि होना चाहिए 12%, ठीक है, और इसको हम डिसेंट्रलाइज, यानी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज बताया गया है, यानी ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट के इस काम कार्य के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि सब अपने कार्य अच्छे से कर सके। तो वो भी समझ लेते क्या बता जाए, जैसे 12% हमें फिक्स कर लेना है, ठीक है, 12% हमको फिक्स कर लेना है, उसमें से 10%, उसमें से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 8% सेंटर का और 5% स्टेट का और 2% रहेगा जो भी अपने लोकल इंस्टीट्यूट रहेंगे उनका। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से हमको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए ताकि बेसिक नीड जिनकी जहां जैसी भी हो वो अपना कार्य फुलफिल कर सके। लोकल जो बॉडी है रूरल अर्बन की वो अच्छे से कार्य कर सके, स्टेट अपना कार्य अच्छे से कर सके। तो ऐसी जो कंडीशन है उसमें अभी जैसे की है कि भाई स्टेट है टोटली सेंटर पे डिपेंड है, सेंटर के पास पैसा नहीं है तो सेंटर ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, और रास्ता दिखाया जा रहा है कि भाई आप बोरो करके अपना जो भी कार्य है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप खत्म कीजिए। तो इसके लिए सारा रिकमेंडेशन और सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। इसके आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रशांत भूषण जी को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था जिसकी हमने इन डिटेल डिस्कशन की थी, तो उसमें कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को 1 रुपए का जुर्माना दिया है जो भर के प्रशांत भूषण जी फ्री हो सकते हैं, नहीं भरेंगे तो उनको जेल होगी या तो उनपे जो उनका कार्य है सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए उन पर बैन लगेगा। हालांकि यहाँ पे जैसे जो महत्वपूर्ण है, कैसा या कितना पेनल्टी लगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज है कि भाई आप क्रिटिसाइज करो लेकिन एक्टिव क्रिटिसिज्म करो, ठीक है, पैसिव क्रिटिसिज्म के लिए यहाँ पे मना किया गया। और आप जो भी कहना चाहते हो क्लियर कट शब्दों में जिसके ऊपर टारगेट करते हो उसको बोलो। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा मुद्दा चला ही इसलिए था क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को चैलेंज कर रहा था, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर इनके ऊपर केस दाखिल किया गया, वरना ये इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर करते, ठीक है, और प्रशांत भूषण जी नहीं दूसरे कोई करते तो इतना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर चर्चा होता नहीं। लेकिन एक जो रेप्यूटेड पर्सन है जो कि लॉ के अंदर एक अच्छे प्रभावित व्यक्ति है, वो जब किसी के कार्य को लेकर एक टिप्पणी करते तो टिप्पणी में कंसंट्रेशन लोग करते हैं। तो यही चीज है यहाँ पे बताई गई है।
और दूसरी चर्चा कर लेते हैं, तो एनवायरमेंट के ऊपर टॉपिक आया है, एनवायरमेंट इज अ नेशनल इश्यू। ठीक है, एक जैसे कॉमन डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसे के पेपर के लिए ध्यान रखता हूँ। देखिए, जो काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, सर हम ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करें, करंट बेस ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपके जो ऐसे का पेपर है उसमें यही सेंटेंस उठा के रख दे, एनवायरमेंट इज अ नेशनल इश्यू। ठीक है, एनवायरमेंट इज अ नेशनल इश्यू, आर यू एग्री और नॉट, और से समथिंग अबाउट दैट, और इवेल्यूएट इट और डिस्कस इट। ठीक है, या तो सिर्फ इतना ही देते थे, एनवायरमेंट इज अ नेशनल इश्यू, इनके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। तो आपको पहले सोचना होगा क्या सच में एनवायरमेंट एक नेशनल इश्यू ही है। दूसरा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है पॉलिटिकल रिकॉर्ड के अनुसंधान में, यानी एनवायरमेंट में यदि कोई चेंजेस कर सकता है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस बात से आप एग्री है कि नहीं है। दूसरी, आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे डिस्कशन की गया है। हालांकि ये थियोरेटिकल पॉइंट ज्यादा है, और एनवायरमेंट के लिए अब भारत नहीं बाकी काफी सारे भी देश काफी सारी बातें करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो ट्रैक स्वरूप की ही इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, जो स्टेप हम ले सके। यानी हमको एनवायरमेंट में हम पोल्यूशन की बात करें, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो उसमें जो भी हम रिकमेंडेशन दे, तो वो रिकमेंडेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। पहला तो सवाल उठता है, एनवायरमेंट का नेशनल इश्यू है, तो इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है क्या। ठीक है, एज ए इंडिविजुअल यदि मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी भी जगह पे एनवायरमेंट वायोलेशन हो, एनवायरमेंट को हार्म किया जा रहा है, एनवायरमेंट यानी यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, एयर आ जाएगा, फिर लाइफ क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उन सब में कोई भी कोई कार्य कर रहा है, तो एज ए इंडिविजुअल क्या हम उसको उनको एक्सपोज नहीं कर सकते क्या, एज अ पर्सन, एज अ सोशल वर्कर, एज अ, जैसे कहते हैं ना, भारत के जागरूक जो भी व्यक्ति है, वो यदि उनको पता चले कि भाई कोई भी कंपनी है या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको द्वारा एनवायरमेंट को हानि पहुंचाई जा रही है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन किया जा रहा है या एयर पोल्यूशन किया जा रहा है, तो उसको हम सबको दिखा तो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है, एनवायरमेंट एक नेशनल इश्यू है, जिसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ही रूल्स रेगुलेशन बना के उसको इम्प्लीमेंट करके अच्छे से कर सकती है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में ढेरों ढेरों लॉ है। ठीक है, हमने अभी भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में भी काफी सारी चीजें डिस्कस की। उसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेस्ट एक्ट है, ठीक है, उसमें भी काफी सारे प्रावधान किए गए हैं, वो भी हमने देखे हुए हैं। तो इन सबको मिला के अपने पास लॉ तो सारा है, लेकिन उसको हम खोखला लॉ कह सकते हैं, यानी उसको हम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अपने पास सारे लॉ है, जैसे कि अभी जो विशाखापट्टनम वाला जो केस हुआ, ठीक है, जिसमें बॉयलर में से जो स्टेरिंग गैस लीकेज हो गई, तो उसके लिए भी अपने पास लॉ था, उनको उनके लिए जो लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना था वो लेना था, अपने पास लॉ तो थे, लेकिन वो लॉ खोखले लॉ है, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में अच्छे से इफेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए क्या करना चाहिए कॉम्प्लीटली, तो वो सारी चीजों पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है ईपीआई, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें 180 देश कंट्रीज है, उसमें से भारत का पहले स्थान था 177। आप देख सकते हैं लास्ट ही है, आप लास्ट ही बोल सकते हो, क्योंकि 177 के बाद ही 180 आता है। तो उसमें इंप्रूवमेंट करके इंडिया भी 168 पे आया है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई या रीयूजेबल एनर्जी हो गई, ठीक है, जिसमें कार्य करते हुए इंडिया स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है, जैसे कम कार्बन इमिशन करना, बाकी सारी एयर एयर पोल्यूशन में एयर की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसमें सुधार करना, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना। तो ये करते करे एनवायरमेंट में चेंजेस तो आ रहे हैं, जैसे हम जो भी अपने ग्रीन एरिया है उसको बढ़ा रहे हैं, और जितना भी हो सके उतना हम कार्य कर रहे हैं, ग्लोबली भी और लोकली भी। तो यही सारे प्रावधान यहाँ पे बताए गए, लेकिन मैंने जो आपको बताया, आपको ऐसे जो चैलेंजेस टॉपिक होते हैं उसके अनुसंधान में आपको ये सारे जो बातें बताई गई हो कॉन्क्रीट आर्गुमेंट, उसको एक बार देख लेना है। जैसे 42 सेकंड जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, उसकी प्रावधान देख लेना है। दूसरी चीज, एनवायरमेंट के लिए अभी करंट क्या सिनेरियो चल रहा है, कौन सी पॉलिसी यहाँ पे काम हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जब भी करंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको एग्जाम्पल लिखने में आसानी रहेगी और आप अच्छे से उसको
लिख सकते हैं, ठीक है, विथ एग्जांपल। जैसे ये रिपोर्ट होगी ईपीआई रिपोर्ट, ईपीआई जो इंडेक्स है उसमें भारत का परफॉर्मेंस है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हालांकि हम है तो पीछे ही, लेकिन बढ़ रहा है। चाइना भी अपने से आगे है, सबसे नंबर 1 पे डेनमार्क है, ठीक है। तो इन सब रैंकिंग के अनुसंधान में इंडिया अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, क्यों, धीरे-धीरे। और बाकी एक जो क्वेश्चन ऐसे के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उस हिसाब से कि एनवायरनमेंट क्या नेशनल इश्यू है, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं, या तो एज ए इंडिविजुअल जो एनजीओ होते हैं, ठीक है, वो अपना रोल कैसे अदा करते हैं, उन सारे चीजों पे आपको क्या करना है, गौर करना है। यदि ऐसे पूछे जाते हैं ऐसे चैलेंजेस, तो आप तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ एनवायरमेंट नेशनल इश्यू है, जब तक नेशनल कोई पॉलिसी बनेगी नहीं, प्रॉपर इंप्लीमेंट होगी नहीं, तब तक नहीं हो सकता है। या तो आप इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं ना, एनवायरमेंट नेशनल इश्यू नहीं है, एनवायरमेंट के लिए आप लोकली एज अ पर्सन, एज अ सोशल वर्कर, एज ए एनजीओ आप कार्य कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, जितने हो सके उतना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप कार्य कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे टेकल करके लिखते हैं। याद रखिएगा, जितने एग्जाम्पल और जितना अच्छा कंटेंट आप लिखेंगे उसके ही आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ से इम्पोर्टेंस जो आया है वो आया है जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे डिस्प्यूट का प्रॉब्लम चल रहा है, वहां पे वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं जीडीपी जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका डाउनफॉल दिख रहा है 23.9%, यानी नियर अबाउट 24%। कहना क्या चाहते हैं वो समझ लीजिए। जैसे कि ये रहेगा कंपेरेटिवली डेटा कि पिछले साल, यानी आप सभी को पता होगा एक साल में 4 क्वार्टर होता है और पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई और जून। जैसे पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल में जून, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और बाकी रहेंगे जो जनवरी फरवरी और मार्च, ये कंटिन्यू 3-3 के 4 क्वार्टर रहेंगे। तो अपना अप्रैल मई और जून है फर्स्ट क्वार्टर है। तो अभी जो करंट ईयर चल रहा है तो उसमें कंपेरेटिवली लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था उससे अभी हम नियर अबाउट 24% क्वार्टर डिग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब डिमांड होगी मार्केट में, जैसे नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, ठीक है, तो मार्केट में डिमांड थी, तो तब जो जीडीपी था वो पॉजिटिव था। आज कोई डिमांड नहीं है, लोग पैसा अपना ध्यान से खर्च कर रहे हैं, जितना है उसमें भी कंट्रोल करके कटौती करके काम कर रहे हैं, ताकि अपने जो पैसा है वो अपने पास पड़ा रहे, क्योंकि नई कोई इनकम होगी, नए धंधे बिजनेस चलेंगे, उसकी चांसेस कम है। और जैसे आरबीआई ने भी बताया था कि जितना अभी टाइम जाएगा उतना इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ता जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन आप समझ लीजिए, सबसे पहले आती है एज अ पब्लिक। जैसे हम बात करें तो पब्लिक के पास जो भी पैसा है, पब्लिक के पास जो भी पैसा है, मनी, वो लिमिटेड है, ठीक है। अभी पब्लिक का सोचना क्या है कि भाई जैसे कोई नई इनकम हो तो ठीक है, वरना अपनी जो डेली का खर्च है वो ऐसी चीजों पे ही करो, जैसे जीवन जरूरत, खाने पीने की चीजें हो गई, सब्जी सब्जी हो गई या दूध हो गया, ऐसी नीड जो हो हमको लेनी है वो एक चलेगी। दूसरा, वो अपने जो एक्सपेंसेस होते थे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो मौत शौक के लिए वो करते थे, वो सबने बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे मार्केट में जो डिमांड है, ठीक है, मार्केट की जो डिमांड है वो डिमांड चली गई। अब किसी भी मार्केट में डिमांड ना हो तो उस चीज की जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी। अगर मार्केट में ऑलरेडी गुड्स अवेलेबल है तो कंपनियां इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्रियों में काम नहीं होगा, और इंडस्ट्रियों में काम नहीं होगा तो वहां पे जो वर्कर काम करते थे उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर से उनको जो पैसा चाहिए वो है नहीं, तो अपने पास जितना भी पैसा है उसको बहुत ध्यान से खर्च करेंगे, तो मार्केट में डिमांड नहीं आती। इससे क्या होता है, इससे जीडीपी फॉल होती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड है नहीं, तो डिमांड है नहीं तो नई प्रोडक्ट बनेगी नहीं, और जब तक नई प्रोडक्ट बनेगी नहीं तब तक मार्केट ठीक से चलेगा नहीं, रोटेट होगा नहीं। तो ये पूरी साइकिल है। तो इस साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई है कोरोना वायरस पेंडेमिक लॉकडाउन के वजह से। सारे बिजनेसेस बनते, लोगों का जो एक्सपेंशन था, ठीक है, यानी लोग जो खर्च करते थे जिस हिसाब से नॉर्मली, उसमें लोगों ने कटौती कर दी, तो डिमांड चली गई मार्केट से, और डिमांड चली गई तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं हो रहा है। तो यही सारी जो बातें है वो यहाँ पे बताई गई है, और जिक्र किया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, एडवाइजरी जो दी गई थी उसके बारे में। अभी याद रखिए, इकोनॉमिकली काफी प्रॉब्लम है। आप में से जो यदि कोई जॉब कर रहा है और ये दिख रहा है तो वो समझ सकता है कि भाई इनकम आ नहीं रही है, प्लस जो खर्चे है वो तो है, उसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। फिर जीएसटी के अपने इश्यू अलग से, और जो भी जिन्होंने लोन पे अपना कार्य लिया है
तो अभी सितंबर से यानी सबके ईएमआई स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो नहीं भर पाएंगे उनको इंटरेस्ट लगेगा और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमने देखी है। हालांकि ये दो चल रहा है, उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कभी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे कि ये पहला क्वार्टर तो ठीक है माइनस है, ये चेंज होता रहता है। अब दूसरा क्वार्टर क्या होगा देखेंगे, और कंपेरेटिवली लेके नेक्स्ट साल, तो अभी मान लो कि इस साल -24% है और उस साल सिर्फ 4% भी ग्रो हो गया, तो ये सीधा कितना हो जाएगा, 28% जीडीपी में ग्रो दिखेगा। ये कंपेरेटिवली डेटा है, यानी आप कंपैरिजन किस हिसाब से कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से कार्य होगा। फिर यहाँ पे बताया गया है जो पेंगोंग लेक है वहां पे चाइना के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है उसके बारे में। तो आपको पहले से ही पता था, गलवान वैली वाला एग्जांपल हम देख चुके हैं, जहाँ पे जैसे कि चाइना के जो सोल्जर होते हैं वो इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं। फिर जब बोलो, जैसे मान लो कि 10 के 20 कदम आगे आ गए बॉर्डर से, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, एलएसी, तो वहां से 20 कदम आगे आ जाएंगे, हम अपोज करेंगे, फेस ऑफ करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो 10 कदम पीछे चले जाएंगे, तब भी उनके पास 10 कदम जितनी जगह बढ़ जाएगी। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है कि जैसे गलवान वैली का तो ठीक था, उन्होंने पीछे हटने के लिए बोला, लेकिन वो पूरी तरीके से पीछे हटे नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो पेंगोंग लेक है, ठीक है, वहां पे बॉर्डर पूरा डिफाइन नहीं है। तो वहां पे क्या किया जा रहा है कि एक तो बॉर्डर प्रॉपर डिफाइन है, लेकिन जो वाटर बॉडी है वहां पे डिफाइन नहीं है। तो चाइना के द्वारा वो एरिया क्या किया जा रहा है, अपने में एनॉक्स किया जा रहा है। इंफॉर्मेटिव है, आप देख लीजिएगा, इसकी डिटेल डिस्कशन एडिटोरियल के अंदर कर लेंगे। तो यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और बाकी कोई डाउट है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते थे। और डेली बेस पे 12 से 1 के बीच में अपना डेली करंट अफेयर एनालिसिस चलता है। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।